नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का मेरे डेली न्यूज एनालिसिस में। आज है 16 मई 2025। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इनकेस आप पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरे बारे में कुछ बातें यहां पर पढ़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको मेरी क्लास की पीडीएफ और अपडेट्स मिल जाए। चैनल का नाम है जनरल अवेयरनेस विद कपिल काटपाल और चैनल मिलेगा आपको कैसे? @काटपाल सर्च बॉक्स में डालेंगे टेलीग्राम के, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। 1,47,000 सब्सक्राइबर, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पहली न्यूज आज की आती हुई, आरबीआई से आज कोई खबर नहीं है। आज हमारी पहली न्यूज जो आई है वो बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। बैंकिंग इंडस्ट्री में यहां पर आपका पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 25 की हम बात करें, यानी हम बात करें 1 अप्रैल 2025 की डेट से लेकर 31 मार्च 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के पीरियड की बात कर रहे हैं। इस पीरियड के दौरान जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, यानी कि टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इंडिया में, जिसमें 11 नेशनलाइज्ड और 1 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टोटल 12 पीएसबीज हैं, उनके प्रॉफिट के बारे में बताया गया है। इस तरह की न्यूज जब ये बैंक से रिलेटेड डाटा वाली न्यूज आती है तो बहुत बार देखने को मिला है क्वेश्चंस बनता ही बनता है। तो इस न्यूज को थोड़ा डाटा वाली न्यूज है, लेकिन अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यहां पर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने कितनी अर्निंग की है उसके बारे में यहां पर यह न्यूज बताती है। इस न्यूज में यह कह रखा है कि टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने मिलकर 1.78 लाख करोड़ रुपीस का प्रॉफिट यहां पर किया है। मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यू यहां पर लिखी हुई है। 1.78 लाख करोड़ का प्रॉफिट यहां पर पिछले फाइनेंशियल ईयर में किया, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। इस 1.78 में से तकरीबन 70,000 करोड़ जो है वैल्यू केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ही है, जो कि पिछले साल के मुकाबले भी इंप्रूवमेंट है। पिछले साल एसबीआई ने 61,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इस बार 70,000 करोड़ का प्रॉफिट है और ओवरऑल सभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक का मिलकर 1.78 लाख करोड़ है वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर और क्या पॉइंट दे रखा है, और यहां पर पॉइंट दे रखा है कि पिछले साल कितना था? पिछले साल 1.41 लाख करोड़ था सभी बैंक्स का मिलाकर। इस बार यहां पर 1.78 लाख हुआ है, जो कि यहां पर आपका तकरीबन यहां पर 37,100 करोड़ वैल्यू लिख रखी है। 37,100 करोड़ यहां पर आपका इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अप्रोक्सीमेशन ऊपर नीचे वर्ड हो गया होगा, क्योंकि ये इसके बाद भी 000 या कोई फिगर होती है तो वो इन्होंने अप्रोक्सीमेशन किया, तो माइट भी कहीं प्लस माइनस करोगे तो अप्रोक्सीमेशन में आपको फिगर आएगी। आप ऐसे को कि सर प्लस माइनस करके आ नहीं रही है, जैसे इसमें 40% दे रखा, 40% एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा शायद। 178 का 40% ये नहीं आएगा, है ना, नहीं आना चाहिए ना। 180 18 चौका है ना, नहीं आएगा ऑब्वियस है। तो नहीं आ जाएगा यार, 36 और 36 72, हाँ आ जाएगा, तकरीबन वही अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, तो ये यहां पर आपका पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा यहां पर ये प्रॉफिट आया है। ये तो हुआ पहला पन्ना, खत्म नहीं हुई न्यूज। अगले पन्ने पर चलते हैं। अगले पन्ने पर पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात की है। पंजाब नेशनल बैंक एक ऐसा बैंक बना है जिसने अपने प्रॉफिट में जस्ट डबल यहां पर हो चुका है, डबल इजाफा, दुगना किया है अपना प्रॉफिट। ये दुगना किया है 16,630 करोड़। और इसके बाद इन्होंने तो 100% से ज्यादा, इसके बाद जो नेक्स्ट बैंक है जिसने अपना प्रॉफिट काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला, वो मिला है आपका पंजाब सिंध बैंक, जिसने 71% इंक्रीज किया है, जो कि प्रॉफिट 1,016 करोड़ है। प्रॉफिट बहुत कम है, लेकिन प्रॉफिट की इंक्रीज यहां पर काफी अच्छी खासी हुई। इसके अलावा यहां पर यह कह रखा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने सिंस 2018 काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है, क्योंकि अगर 2018 के डाटा की बात करूं, ये एक ऐसा समय था जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स यहां पर लॉसेस में थे, माइनस में चल रहे थे। प्रॉफिट की बजाय इनके जो इनको प्रॉफिट की बजाय यहां पर लॉस हो रहा था। लॉस होने का क्या कारण है सर? लॉस हो रहा था फिर भी ये बैंक चल रहे थे, ऐसे कैसे? और लॉस हो किस वजह से रहा था? 2018 का जो समय था, इस वक्त मैं भी बैंक में ही जॉब कर रहा था। मुझे आज भी याद है 2018 2017 का समय, उस टाइम बहुत ज्यादा पीक लेवल पर लोन जो थे वो एनपीए हो रहे थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन रहे थे, जिसमें से हमारे देश के बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लोन भी उसी वो दौरान यहां पर एनपीए देखने को
मिले थे। इस पीरियड के दौरान यहां पर आपके एनपीए में इजाफा हुआ। एनपीए में इजाफा होने की वजह से हमें प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, जो कि प्रॉफिट में से ही पैसा निकलता है। और जब प्रॉफिट में से इतनी ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ी कि प्रॉफिट ही हमारा नहीं बचा, माइनस में ही चलेगी वह वैल्यू, तो दैट इज द लॉस, दैट इज वाई उस वक्त यहां पर लॉसेस देखने को मिले। अब इन लॉसेस को कवर करने के लिए, लॉसेस को सही करने के लिए और बैंक को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऑब्वियस सरकार को सामने आना पड़ा, क्योंकि एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक हम इनको बोलते हैं, यानी कि सरकार के पास इनका 51% हिस्सा है या उससे ज्यादा हिस्सा है। तो सरकार ऑब्वियस है, एक प्रकार से इसकी मालिक है, तो मालिक को तो सामने आना ही पड़ेगा इन बैंक्स को रिवाइव करने के लिए। उस टाइम पे इन बैंक्स को यहां पर रिवाइव करने के लिए बैंक ने 4R की स्ट्रेटजी अपनाई थी। दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को यहां पर रिकॉग्नाइज किस तरह से किया जाना चाहिए, पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस किया गया, ताकि उनको अर्ली सिग्नल में देखा जा सके, पकड़ा जा सके। उनको रिजॉल्व कैसे करना है, रिकवरी कैसे करनी है एनपी की, वो देखा गया। रिकैपिटलाइजिंग पीएसबीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट उस टाइम हुआ था। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिकैपिटलाइज, यानी कि इनको कैपिटल दी गई थी, इनको पूंजी दी गई थी अपनी तरफ से। पूंजी जो दी जाती है, अब देखो क्या होता है, आपने, अगर आप में से काफी लोगों को इसका कंसेप्ट पता होगा, नहीं पता तो एक नई चीज सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब भी कोई लोन एनपीए होता है तो इसकी एनपीए के इक्विवेलेंट 100% या उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम भी, हमें एक प्रोविजन की अमाउंट रखनी पड़ती है, डिपेंड अपॉन द किस टाइप का एनपीए, कितना टाइम हो गया उस एनपीए को हुए। ठीक है, उसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, कितने परसेंट वगैरह। आप मान के चलिए, मान लीजिए एनपीए 100 रुपए का है, तो उसको 100 रुपए का प्रोविजन रखना पड़ेगा। अब प्रोविजन कहां से आता है सर, कहां से पैसा रखना पड़ता है? ये पैसा हमें प्रॉफिट में से ही रखना पड़ता है, ये पैसा प्रॉफिट में से रखना पड़ता है। अब मान लीजिए सर मेरा प्रॉफिट 100 रुपए ही है, ठीक है, मुझे 100 रुपए प्रोविजन रखना है, तो मैं प्रॉफिट में 100 रुपए तो प्रोविजन रख लिया है ना, 100 रुपए मेरा प्रोविजन रख लिया, तो ये तो इक्विवेलेंट हो गया, कवर हो गया, डन एंड डस्टेड। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मेरा प्रॉफिट ही 100 रुपए नहीं है, मेरे पास प्रॉफिट ही 50 रुपए है, मेरे पास प्रॉफिट ही 50 रुपए है, बैंक को प्रॉफिट 50 से यार छोड़ो 10 रुपए ही हुआ प्रॉफिट, तो भाई बाकी 90 कहां से लाऊंगा? मुझे प्रोविजन तो करना ही है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, तो कहां से मैं 90 रुपए कहां से लाऊंगा, 50 रुपए कहां से लाऊंगा, या शॉर्टफॉल अमाउंट कहां से लाऊंगा? वो अमाउंट मैं अपनी बैंक की जो कैपिटल है, जो पूंजी है, वहां से उठाऊंगा इस पैसे को। तो 10 रुपए तो आपने प्रॉफिट में से निकाल लिया, प्रोविजन कर दिया, बाकी 90 रुपए आप कैपिटल में से लगाते हैं, यानी कि आपकी कैपिटल रिड्यूस होगी 90 रुपए से। कैपिटल की फिगर मान लीजिए 1000 रुपए है ना, कैपिटल आपके पास 1000 रुपए है, तो कैपिटल में से आपने 90 रुपए निकाल दिए, तो कैपिटल ही आपकी कम रहेगी, कैपिटल ही आपकी 910 रुपए रहेगी। और कैपिटल का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? कैपिटल का इस्तेमाल ही तो यहां पर बैंक के द्वारा बहुत सारी चीजें लाइक द लोन देने में या इन्वेस्टमेंट करने में अलग अलग जगहों पर आपका किया जाता है। नो डाउट डिपॉजिट्स का इस्तेमाल भी लोन देने में किया जाता है, लेकिन एक प्रकार से जब इतनी वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है, तब यहां पर बहुत बार ऐसा होता है कि डिपॉजिट भी नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, एडवर्स कंडीशन हो जाती है कि भाई समझ में नहीं आ रहा, कैपिटल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो बैंक की खुद की पूंजी है उसका इस्तेमाल बैंक अपने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए करता है, तो वो कैपिटल ही कम हो गई है, तो अल्टीमेटली यहां पर कहां से कैपिटल आएगी? तो इसलिए सरकार को इंटरवेन करके अपनी तरफ से और कैपिटल और पैसा और पूंजी यहां पर बैंक में डालनी पड़ी, जिसको यहां पर रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पीएसबीज कहा गया था। वैसे ये रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पीएसबीज जिस तरह से मैंने बताया, फ्रेंकली बोलूं, मैं आपको बता दूं एक बात, इस तरह से नहीं किया गया था। ठीक है, एक्चुअल में रिकैपिटलाइजेशन जो यहां पर है वो इस मेथड, मतलब कैपिटल सीधी नहीं लगाई थी, यहां पर पूंजी की बजाय कुछ बॉन्ड्स जारी किए गए थे, उन बॉन्ड्स को यहां पर बाद में यहां पर लिया गया था, वापस लिया गया था, एक बार पैसा दिया गया था, समथिंग ऐसे इस तरह से रिकैपिटलाइजेशन हुआ था। एग्जैक्टली रिकैपिटलाइजेशन इस तरह से सीधा पैसा देके नहीं होता, रिकैपिटलाइज बॉन्ड जारी किए गए थे, उसके थ्रू यहां पर रिकैपिटलाइजेशन हुआ था। खैर उस प्रोसेस पे, उस थिंग पे इतना ज्यादा बहुत पुरानी चीज है, तो उस पे जाने की जरूरत नहीं है, ना ही हमारी चर्चा में है, ना ही हमारे करंट में है, तो उसको समझना अभी अवॉइड करते हैं हम। फिलहाल उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आ गया होगा किस लिए इस तरह का फंडा होता है। फाइनेंशियल इकोसिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, तो 4 आर्म्स यहां पर फॉलो किए गए थे उस टाइम पे, और गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज किया था, ये देखो लिखा हुआ 3,10,997 करोड़ रुपए पीएसबीज को यहां पर आपका पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर 17 से लेकर फाइनेंशियल 21, ये उसी टाइम के पीरियड की बात है जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था,
जब कोविड आया था तो उस टाइम काफी ज्यादा लोन यहाँ पर एनपीए देखने को मिले थे। आई होप सो कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आई होप सो कि हाँ, न्यूज भी कंप्लीट हो चुकी है। तो न्यूज में आपने कुछ नई चीजें भी सीखी होंगे और बाकी कुछ फैक्ट्स हैं वो आप याद रख लीजिएगा। कुछ फिगर्स है, ज्यादा फिगर्स नहीं है लेकिन 3-4 फिगर्स हैं एंड मुझे लगता है कि वो फिगर्स सबको याद भी हो गए होंगे क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन नहीं है इतने ज्यादा इन फिगर्स में। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज पे चले। चल ले मेरे भाई। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज यहां पर इंडिया और मालदीव्स के बीच में आती हुई, इंडिया और मालदीव्स ने यहां पर एक टाई अप हुआ है और इस टाई अप के तहत यहां पर आपका इंडिया एक बार फिर से रेडी हो गया है जो मालदीव्स को ट्रेजरी बिल्स दिए गए हैं इनको रोल ओवर करने में। ट्रेजरी बिल्स जारी किए गए, इश्यू किए गए। जिन ट्रेजरी बिल्स की पेमेंट यहां पर ट्रेजरी बिल्स इन्वेस्टमेंट किया तो ट्रेजरी बिल्स का पैसा वापस तो देना है उनको, है ना, वापस दे चुकाना है। एक बार पैसा उठा लिया, बाद में पैसा तो चुकाएंगे ना। अब पैसा चुकाने के वक्त उनके पास पैसा नहीं है तो क्या किया जाएगा? सर पैसा अभी चुका नहीं सकता सर, 1 साल का टाइम पीरियड और मिल सकता है। लो ही, दोस्ती अच्छी है हमारी मालदीव्स के साथ तो हमने कहा दे दो। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू यह सब चीजें जारी की गई थी। तो फिलहाल यहां पर इसी चीज को 1 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 साल के लिए और $50 मिलियन के गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स यहां पर आपके मालदीव्स के लिए कर दिए हैं। उसको फाइनेंशियल सपोर्ट जो है 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, उसको रोल ओवर कर दिया गया है। ठीक है, इस तरह की न्यूज यहां पर आती रहती है। पहले भी एक बार इस तरह की न्यूज आई थी, फिलहाल एक बार फिर से रोल ओवर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से यहां पर 50 मिलियन ट्रेजरी बिल्स का किया गया। नेक्स्ट न्यूज आई है कतर नेशनल बैंक से। कतर नेशनल बैंक नाम तो वैसे दूसरे किसी देश का है और वहां का ही ये बैंक है, बस इंडिया में इसकी ब्रांचेस है, एस्टेब्लिश्ड है। इस तरह का जो बैंक होता है उसको हम फॉरेन बैंक कहते हैं कि एक्चुअल में उसका हेडक्वार्टर किसी और देश में है लेकिन उसकी ब्रांचेस इंडिया में है। ऑथोराइज्ड होते हैं ऐसे बैंक्स यहाँ पर इंडिया में ओपन होने के लिए। जरूरी नहीं है कि उसका हेडक्वार्टर इंडिया में हो तभी वो बैंक ओपन हो पाएगा। फॉरेन ब्रांचेस, फॉरेन बैंक्स यहाँ पर इंडिया में खुल सकते हैं और इवन इंडिया के भी बहुत सारे बैंक्स हैं जिनकी ब्रांचेस यहाँ पर फॉरेन में स्थित है। तो फिलहाल हम बात करें कतर के एक बैंक की जिसका नाम कतर नेशनल बैंक है। इसने यहां पर ये पहला एमई का मतलब क्या है? मिडल ईस्ट। सो मिडल ईस्ट रीजन जो है उस रीजन का यहां पर पहला बैंक बना है जिसने अपनी ब्रांच गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में यहां पर ओपन की है। बस इसमें इतनी ही न्यूज है और कुछ इसमें नहीं है। तो क्यूएनबी ओरिजिनली यहां पर फर्स्ट ब्रांच इसने 2017 में शुरू की थी और क्यूएनबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई बेस्ड बैंक है यहां पर आपका और बाकी इसकी ब्रांचेस हैं। उनमें से पहला मिडल ईस्ट का बैंक बना है। मिडल ईस्ट कौन सी कंट्रीज होती है? मिडल ईस्ट कौन सी होगी, है ना? आई होप सो कि थोड़ा बहुत मैप का ज्ञान होगा। अगर ग्लोबल मैप पे जाओगे देखोगे तो मिडल ईस्ट, थोड़ा दिमाग लगाना है ना, अपने आप समझ आएगी कि मिडल ईस्ट कौन सी कंट्रीज को मैं कहता हूं। तो मिडल ईस्ट कंट्रीज में से यहां पर आपका कतर बनी है पहली कंट्री, पहला बैंक उसका जिसने इंडिया के गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में अपनी ब्रांच को ओपन किया है। अगली न्यूज आती है, अगली न्यूज होलसेल प्राइस इंडेक्स। कल हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की थी, आज होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। 0.85% ये फिगर आया है। अगेन आई विल रिमाइंड यू दैट ये फिगर आपके लिए अगर 6 महीने बाद एग्जाम है, 4 महीने बाद है तो इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन स्टिल हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं। फिर भी याद रख लेना, कुछ मुश्किल नहीं है। 0.85% डाटा आया है अप्रैल 2025 का। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सीपीआई का क्या डाटा था, सीपीआई कितना फिगर था, कितना परसेंटेज था अप्रैल 2025 का, और कौन से स्टेट में जो सीपीआई था वो सबसे ज्यादा देखने को मिला था, कितना परसेंट देखने को मिला था अप्रैल 2025 में। नीचे रीजन लिखा हुआ है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो इसको। सिंपल 0.85 अप्रैल 2025। ये पिछले महीने के होलसेल प्राइस इंडेक्स है जो कि 2.05 था पिछले महीने। इस बार होलसेल प्राइस इंडेक्स में 0.85% हुआ है। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स उन चीजों के ऊपर आंकलन किया जाता है जो कमोडिटीज, जो गुड्स जो आते हैं वो गुड्स, वो कमोडिटीज यहां पर देखी जाती हैं होलसेल लेवल पर, होलसेल प्राइस लेवल पर, यानी कि मैन्युफैक्चरर जो है होलसेलर को वो सामान दे रहा, तो उनके बीच में जो डील हो रही है उस प्राइस पे इनकी कैलकुलेशन देखने को मिलती है।
ओके, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन है हमारी लर्निंग नीति का मॉक टेस्ट जो है। अगर आप में से काफी लोगों को पता ही नहीं होगा हमारी लर्निंग नीति में मॉक टेस्ट भी है, तो बता दो, यस, लर्निंग नीति इज हैविंग अ मॉक टेस्ट सीरीज। अगर आपको नहीं मालूम था अब तक, तो आपके लिए यहां पर इस वक्त बिगेस्ट डिस्काउंट लाया गया लर्निंग नीति के मॉक टेस्ट सीरीज पर। यह मॉक टेस्ट सीरीज 111 रुपए में एनुअल मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल कराई गई है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, सेक्शनल, बायलैंग्वेज मॉक टेस्ट, हर एक एग्जाम के मॉक टेस्ट, अपकमिंग आरआरबी का तो आरआरबी के मॉक टेस्ट, पिछले जितने मॉक टेस्ट अवेलेबल है वो सारे मॉक टेस्ट, तो आपको सारे के सारे पिछले साल के मॉक टेस्ट इसमें पढ़े हैं, आरआरबी के सारे मॉक टेस्ट आपको पढ़े हैं, हर एक एग्जाम के मॉक टेस्ट पिछले और आने वाले टाइम पे सब अवेलेबल है। आपको केवल 111 रुपए पे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोड यूज कर लेगा इंडिया। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और ये ऑफर 2 या 3 दिन के लिए रहेगा, ज्यादा दिन के लिए नहीं रहेगा। बहुत ही चीपेस्ट प्राइस है 111 रुपए में, क्वालिटी मॉक टेस्ट। अमाउंट बहुत कम लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए क्वालिटी वाले मॉक टेस्ट है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी आपको दी जा रही है इतने प्राइस पर। आई होप सो कि आपके पास बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के मॉक टेस्ट होंगे, तो साथ में अगर आप अफोर्ड कर सके तो 111 रुपए लगाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करके परचेज कर लीजिएगा एज सुन एज पॉसिबल इनको, ठीक है। चलिए, एडवर्टीजमेंट हो गई जो भी जरूरी थी हमारी चाय पानी रोटी के लिए, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं, कैबिनेट डिसीजंस की हम बात करते हैं। कैबिनेट डिसीजंस एक अलग से मैंने सेगमेंट अलग से आपके लिए लेकर आता हूं, कि कैबिनेट डिसीजन में से एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिला है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हार्ड से हार्ड शिफ्ट थी, उसके अंदर कैबिनेट डिसीजन का क्वेश्चन देखने को मिला, तो ये तो आना लाजमी है। एक ही न्यूज है कैबिनेट डिसीजन की, और ये है सेमीकंडक्टर फैसिलिटी से संबंधित। तो फिलहाल यूनियन कैबिनेट जिसको चेयर कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इनके द्वारा यहां पर अप्रूव किया गया है क्या, 1 मोर सेमीकंडक्टर यूनिट। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है, उसके तहत एक और सेमीकंडक्टर यूनिट जो है वो एस्टेब्लिश की जाएगी। ऑलरेडी हमारे इंडिया में 5 सेमीकंडक्टर यूनिट्स रन कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन के स्टेज पर है, चल रही हैं। अब ये 6ठी यूनिट यहां पर सामने आई है, जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को और बेहतर करने में काम करेगी। इस यूनिट को अप्रूव किया गया है, ज्वाइंट वेंचर हैगा। कौन इसमें काम करेगा, एचसीएल और फॉक्सकॉन। एचसीएल फॉक्सकॉन इसको मिलकर यहां पर इस यूनिट को बनाएंगे। एचसीएल ऑलरेडी यहां पर हार्डवेयर काफी ज्यादा फेमस है, हार्डवेयर कंपनी यहां पर, कंप्यूटर हार्डवेयर, और फॉक्सकॉन भी यहां पर ग्लोबल लेवल की एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ये दोनों मिलकर कहां पर सेटअप करेंगे, ये दोनों मिलकर यहां पर जेवर एयरपोर्ट, जो कि नोएडा में नया एयरपोर्ट बन रहा है हमारे इंडिया का, उस एरिया में यहां पर यमुना एक्सप्रेसवे के पास यहां पर आपका इसको सेटअप करने जा रहे हैं। तो जेवर एयरपोर्ट इन यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ येदा, यहां पर यह एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि ज्वाइंट वेंचर है एचसीएल एंड दी फॉक्सकॉन का। तो ज्वाइंट वेंचर एचसीएल एंड फॉक्सकॉन का ये यहां पर आपका यूनिट जो है वो अप्रूव की जा रही है। कैबिनेट ने अप्रूव किया सेमीकंडक्टर यूनिट आपका उत्तर प्रदेश में इसकी अप्रूवल यहां पर मिल गई है। उत्तर प्रदेश में ही है ये, यहां का जेवर एयरपोर्ट नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है, एचसीएल और फॉक्सकॉन मिलकर, ठीक है। ओके, गॉट इट। चलो, कैबिनेट डिसीजन एक ही था, हो गया अपना, इतनी सी न्यूज थी और कुछ खास नहीं था। अच्छा, इसमें और भी है कुछ पॉइंट्स है, कितना मैन्युफैक्चर की जाएगी, 20,000 वेफर्स पर मंथ। वेफर्स यहां पर खाने वाले नहीं है, हम वो चिप्स की, सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, और 36 मिलियन यूनिट्स पर मंथ मैन्युफैक्चर की जाएंगी आपकी। इसमें कैपेसिटी इसकी इतनी है। न्यू सेमीकंडक्टर अप्रूव्ड टुडे, मतलब आज अप्रूव किया गया है। इसमें 3700 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का भी अप्रूवल मिला। 3700 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा इसका कहा गया कि 3700 करोड़ रुपए लगेंगे, लागत आएगी इसकी। चलिए अगली न्यूज, राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया ब्रह्मोस एरोस्पेस टेस्टिंग फैसिलिटी इन लखनऊ। तो यहां पर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग के हालात थे, उसी दौरान यहां पर सीज फायर हो चुका था लगभग, तो उस वक्त यहां पर आपका राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में वर्चुअली एक इनॉग्रेशन किया। किसका इनॉग्रेशन किया, ब्रह्मोस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि एक शब्द बना है ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्रा नदी और मोस्कावा नदी, जो कि रशिया की नदी है। रशिया की नदी सर क्यों है ब्रह्मोस के नाम के अंदर? ब्रह्मोस मिसाइल हम उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं, इससे पहले भी और जगह पर बन रही है। इसने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल भी अभी किया गया था, अभी हाल ही में जो अटैक किए गए थे उसमें भारत के द्वारा
ये ब्रह्मोस मिसाइल शुरुआत में यहां पर रशिया की ही देन है, बेसिकली रशिया ने दिया था। लेटर ऑन यहां पर इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया गया इंडिया में, तो अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की जाती है, इसलिए इसका नाम वो ब्रह्मपुत्रा प्लस मोस्कावा नदी जो रशिया की है, उन दोनों को मिलाकर ब्रह्मोस नाम रखा गया है। अब इसकी ब्रह्मोस मिसाइल की जो यहां पर ये किया गया है, एक लिखा गया है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में इसका एक फैसिलिटी जो है बनाई जाएगी। अच्छा, इस ब्रह्मोस मिसाइल को बताने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले एक जरूरी चीज और शेयर कर देता हूं आपके साथ। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर ऑपरेशन सिंदूर को आप कवर कर लीजिए बहुत अच्छे से डिटेल में। तो यस, मैं उसको जरूर, काफी कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, तो मैं एक श्योरिटी देता हूं, डेफिनेटली ऑपरेशन सिंदूर की अलग से मैं एक सेगमेंट आपके लिए कवर करूंगा। ठीक है, उस पर काम शुरू कर दिया गया है। इट इज़ वेरी वाइड टॉपिक, तो ऐसा नहीं है कि उसको 5-7 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा। डेफिनेटली आई विल बी कमिंग अप विद सेपरेट वीडियो। आई विल बी ट्राइंग माय बेस्ट कि एज सुन एज पॉसिबल लाऊं, और मैं उसमें वो सब बातें नहीं करूंगा, फ्रेंकली बोलूं, जो चीजें आपने अब तक सुन ली हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल पे सुन ली हैं, बहुत सारी चीजें आपको बताई गई हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इधर जंग उछड़ी, उधर इतनी मिसाइल गई, इतना नहीं। मैं थोड़ा एग्जाम सेंट्रिक उसको लेकर चलूंगा, जिसमें आपकी बाकी इंफॉर्मेशन तो मिल गई, अब एग्जाम सेंट्रिक चलेंगे कि क्या मिसाइल्स थी, क्या ड्रोन्स थे, किस टाइप के ड्रोन्स थे, क्या हुआ था, क्या एग्जैक्टली था, तो उनके ऊपर बात करेंगे। तो आई होप सो कि वो आपको सेशन जरूर पसंद आएगा, लेकिन थोड़ा वेट कीजिएगा। आई डोंट नो कि मैं कब एक दिन में लाता हूं, 2 दिन में, 4 दिन, 5 दिन लगेंगे, लेकिन डेफिनेटली आपके लिए मैं वो सेशन शेड्यूल जरूर कर दूंगा। ठीक है, तो एक कमेंट आ रहा था बार बार कुछ स्टूडेंट्स का, तो उनका रिप्लाई मैं कर देता हूं। अच्छा, अब यहां पर चलते हैं ब्रह्मोस के ऊपर। ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी, तो यहां पर क्या है, प्रोडक्शन यूनिट भी इनॉग्रेट की गई है और उसकी इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी भी है ना, मतलब असेंबल भी किया जाएगा, टेस्ट भी किया जाएगा, बनाया भी जाएगा, तो ये सब चीजें यहां पर की जाएंगी। लखनऊ में किया गया है इसको। एंड यूपी डिफेंस कॉरिडोर हैज 6 नोड्स, बेसिकली ये वन ऑफ द नोड यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जहां जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 6 जगहों पर है यूपी में, जिसमें लखनऊ में किया गया, और बाकी जगहों से कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी एंड चित्रकूट में भी है। फैसिलिटी को 300 करोड़ रुपए देकर यहां पर बनाया गया है। ठीक है, इसमें 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइल एनुअली प्रोड्यूस की जाएंगी। 80 से 100, इट्स अ ह्यूज नंबर, ऐसा नहीं, आसान नंबर नहीं है 80 से 100, बस क्या सर, नहीं, अच्छा नंबर है। अच्छा, ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, इंडिया और रशिया के बीच में है, इंडिया का डीआरडीओ और रशिया का एनपीओ मैशिनोस्ट्रेनिया, ये जो है इन दोनों ने मिलकर यहां पर इसका ज्वाइंट वेंचर है, बनाया है। इसका नेम आफ्टर ये मोस्कवा रिवर। ठीक है, और इसकी स्पीड मैक 3 तक है। मैक 3 स्पीड आप कह सकते हैं कि साउंड की स्पीड से ज्यादा है, इतनी तेज गति से ब्रह्मोस मिसाइल चलती है, मैक 3 तक की स्पीड से जा सकती है, इसलिए इसको यहां पर एक सुपरसोनिक मिसाइल भी कहते हैं। कहीं लिखा होगा, हाँ लिखा होगा, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उस मिसाइल को कहते हैं जिसकी स्पीड 1 मैक से लेकर 3 मैक तक होती है, यानी कि उसकी जो रफ्तार है साउंड से भी तेज है, मैक 1, मैक 3 के। मैक 1 अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में आंकलन करूं तो ये तकरीबन 1250 तकरीबन अप्रोक्सीमेट, मतलब 1200 एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं इसके, तकरीबन 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर आपका ये जा सकती है। अगर मैं सी लेवल की बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होते हैं। और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये बहुत ज्यादा ऊंची एल्टीट्यूड पे नहीं आती है ना। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो बैलिस्टिक मिसाइल इससे भी तेज स्पीड पे जाती है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी तेज स्पीड से बैलिस्टिक मिसाइल जाती है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल का पैराबोला होता है, पैराबोलिक, ऐसे करके जाएगी। ठीक है, वो ऐसे करके जाएगी। ठीक है, लेकिन ये उससे कम एल्टीट्यूड पे जाएगी। ठीक है, एक सब सुपरसोनिक करके होती है, वो नीचे और उससे एल्टीट्यूड कम हो जाएगा। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं इसकी स्पीड भी ज्यादा होती है, इससे स्पीड ज्यादा होती है, और वो यहां पर पूरा पैराबोला वो वाला शेप लेता है, यू शेप ले लिया उसने, राइट, और रेंज भी ज्यादा होगी। तो ये चीज यहां पर आपकी सुपरसोनिक के बारे में यहां पर देखने को मिली है, राइट। अच्छा, इसमें इसका वर्जन, स्टैंडर्ड वर्जन 290 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकता है, और अगर एक्सटेंडेड वर्जन बढ़िया वाला हो तो 450 किलोमीटर की रेंज आपकी दे सकता है। अच्छा, ये दे ही रखा है इन्होंने यहां पर, आपका ये टेबल बनाया हुआ पूरा है ना, स्पीड इसकी सबसोनिक की, सुपरसोनिक की और बैलिस्टिक मिसाइल की। ठीक है, ये देखो 20 मैक से भी ज्यादा आ गई। हाई आर्क ट्रेजेक्टरी इनटू स्पेस,
ठीक है। यूज फॉर न्यूक्लियर वॉरहेड्स के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्विक स्ट्राइक्स है, हार्ड टू इंटरसेप्ट। अच्छा, इसकी एक और खास बात है कि भाई इसको ढूंढना, मतलब कि इंटरसेप्ट करना, ट्रैक करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। साउंड की स्पीड से जा रहा है भाई साहब, क्या इंटरसेप्ट करोगे इसमें। लो मीडियम अल्टीट्यूड फास्टर है, ये लो अल्टीट्यूड रहती है, लॉन्ग रेंज होती है इसकी, एंड हाई स्टेल्थ है ना, ये ज्यादा मार्क करती है, बहुत जबरदस्त। तो ये कुछ डिफरेंस है। अच्छा, इस इवेंट के दौरान और क्या क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट टाइटेनियम एंड सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट ऑपरेटेड बाय द लखनऊ बेस्ड एरोलॉय टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के द्वारा यहां पर आपका किया गया है इसको। तो इंडिया का लार्जेस्ट टाइटेनियम एंड सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट भी एरोलॉय टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, इसको भी इनॉग्रेट किया इसी इवेंट के दौरान। ठीक है, तो अच्छी खबर यहां पर आती हुई हमारे इंडिया के डिफेंस सिस्टम से जुड़ी हुई कि ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने के लिए एक और फैसिलिटी यहां पर बना दी है, दैट इज इन द लखनऊ में ये फैसिलिटी को ओपन किया जाएगा। ठीक है, ओके, चलो आगे चले, जस्ट अ सेकेंड। चलो हाँ जी, नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट न्यूज यहां पर आई है एक टेस्टिंग अप्रूवल सेंटर एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स के लिए। आप में से बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ट्रैक्टर होंगे आपके पास, और डेफिनेटली एक ये कंबाइन हार्वेस्टर्स भी होते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर्स है ना, यूज किया जाता है खेत में, खेती में यहां पर आपका हार्वेस्टर का। तो इन दोनों को यहां पर बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं। अब इन कंपनीज के द्वारा जो बनाए जाते हैं ट्रैक्टर या फिर कंबाइन बनाए जाते हैं, जो उनकी टेस्टिंग की जाती है, कहीं ना कहीं तो इनकी टेस्टिंग की जाएगी, तब जाके ये मार्केट में आते हैं आपके इस्तेमाल के लिए, आपके खरीदने के लिए। तो इनकी टेस्टिंग के लिए एक सेंटर बनाया गया है, एक नया सेंटर बनाया गया है। ऐसा नहीं है पहले नहीं है, पहले भी सेंटर है, लेकिन नॉर्थन रीजन में यहां पर एक ट्रेनिंग सेंटर, दैट इज नॉर्दर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, हिसार हरियाणा में इसको बनाया गया है। इसको सीएमवीआर टेस्टिंग अप्रूवल फॉर एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स की मंजूरी मिल गई है। तो यानी कि ये जो फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेंटर है, ये ऑलरेडी काम कर रहा था, लेकिन इसको ट्रैक्टर और फार्म मशीन, ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर को टेस्ट करने की इसके पास सुविधा नहीं थी, इसको रिकॉग्निशन नहीं था। तो अब इसको हिसार हरियाणा के इस NRFMTTI को मंजूरी मिल गई है और इसको रिकॉग्निशन मिला, CMVR टेस्टिंग अप्रूवल मिला है और NABL एक्रेडिटेशन भी मिला है इस टेस्टिंग को करने के लिए, जो कि यहां पर एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स कंबाइन हार्वेस्टर के लिए किया जाता है। ये जो हिसार बना है एक अप्रूव्ड एजेंसी, ताकि वो CMVR दैट इज सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स है ना, CMVR का मतलब सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के तहत यहां पर उन हार्वेस्टर्स का, उन कंबाइन हार्वेस्टर्स का और उन ट्रैक्टर्स का यहां पर टेस्टिंग कर सके, जो कि एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इट हैज आल्सो बिकम NABL यानी कि नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी से भी एक्रीडेटेड यहां पर ये बना है। ठीक है, ये नीचे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद रख लो कि किसको दिया गया रिकॉग्निशन, कंबाइन हार्वेस्टर ट्रैक्टर्स को टेस्ट करने के लिए। दैट इज द एक लोकेशन है, दैट इज द हरियाणा, हिसार में, हिसार हरियाणा में NRFMTTI ये एक जगह है जिसको यहां पर इस CMVR दैट इज सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के तहत एक टेस्टिंग अप्रूवल मिला है, ताकि वहां पर कंबाइन हार्वेस्टर और ट्रैक्टर्स की टेस्टिंग की जा सके। बस इतना दिमाग में रख लो, बाकी कुछ ज्यादा नीचे आला याद करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, नेक्स्ट अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल ट्रक, फ्यूल सेल ट्रक फॉर माइनिंग लॉजिस्टिक इन रायपुर छत्तीसगढ़ में। बेसिकली यहां पर आपका किया क्या गया है, इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल ट्रक, हाइड्रोजन से चलने वाला यहां पर पहला अदानी एंटरप्राइजेस के द्वारा इसको किया गया, जो कि माइनिंग लॉजिस्टिक यानी कि माइंस वगैरह उसमें ट्रांसपोर्टेशन में काम आएगा, और ये डीजल व्हीकल्स को रिप्लेस कर लेगा। और ऑब्वियस हाइड्रोजन व्हीकल्स जो होते हैं काफी ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं,
है ना, क्योंकि इनसे वो धुआं वुआं वैसा नहीं निकलता, नीचे लिखा भी हुआ है। ये केवल वाटर वेपर छोड़ते हैं और गर्म हवा छोड़ते हैं, जो कि यहाँ पर काफी कम एमिशन करता है, नॉइस भी कम करता है इन कंपैरिजन डीजल ट्रक्स। तो इस तरह के ट्रक्स का मैन्युफैक्चर जो माइनिंग के लिए काम किए जाएंगे, माइनिंग की चीजों को, माइंस में जो चीजें निकाली जाएंगी ट्रांसपोर्ट करने में इस्तेमाल होंगे, ऐसे ट्रक्स को अदानी एंटरप्राइजेस के द्वारा बनाया गया और ऐसे पहले तरीके के इस तरह के ट्रक्स को यहाँ पर बनाया जा रहा है। और ये कहां पर किया गया? रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है इसका इस्तेमाल। ठीक है, शुरुआत। अगली न्यूज यहां पर आपने पीछे पढ़ रहे हैं मेरे कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हाल ही में 31 नक्सलाइट्स को मार दिया है, बिगेस्ट एवर ऑपरेशन अगेंस्ट द नक्सलिज्म में। देखो फिलहाल ये न्यूज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब न्यूज मैंने देखी थी उस टाइम पे मुझे यहां पर लगा कि मैंने कहा यह न्यूज इंपॉर्टेंट, लेकिन जब इसको पूरा अच्छे से और एनालाइज किया तो मुझे एक क्वेश्चन इसमें से, मुझे एक ऐसा लगा कि एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, क्योंकि यह न्यूज कोई आम न्यूज नहीं है। 31 नक्सल्स को मारना कोई ऐसा नहीं है कि हाँ यार 31 नक्सल को मार दे, ठीक है, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, है ना, वन ऑफ द ह्यूज अचीवमेंट कहूंगा जो नक्सलाइट्स के अगेंस्ट यहां पर फिलहाल में की गई है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहां पर लोकेशन से जुड़ा हुआ है। ये जो ऑपरेशन हुआ था पूरा बिगेस्ट एवर ऑपरेशन अगेंस्ट नक्सलिज्म, ये हुआ था करेगुतालू हिल। अब ये करेगुतालू हिल का नाम यहां पर कई जगह पर करेगुता लिखा होगा, मिलेगा आपको, कई जगह पर करेगुतालू मिलेगा, तो लू भी है या फिर उसके बिना भी है। ठीक है, ये हिल्स हैं, ये कहां पर हिल्स हैं? ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे लिंक। अब इसको जब मैंने गूगल मैप पे सर्च किया तो मुझे भाई साहब कहीं मिला ही नहीं, फ्रेंकली बोल रहा हूं। मैंने गूगल मैप पे इसको सर्च किया, मैंने कहा चलो मैप वैप यहां लगा देंगे कहीं पर, गूगल अर्थ में आपको लाइव क्लास में दिखा दूंगा, मुझे मिला ही नहीं है ना। ठीक है, माइट भी हो सकता है कि मैंने इसको और ज्यादा डीप में सर्च नहीं किया, माइट भी हो सकता है इसका नाम कुछ और हो और उस नाम से वो गूगल मैप पर रजिस्टर्ड हो, दिस कुड बी दी फैक्ट, ये हो सकती है चीज, तो खुद से देख लेना अगर आपको मिलता है तो, है ना। मैंने सिर्फ इस नाम से सर्च किया था और एक करे गुत्ता के नाम से भी सर्च किया था, कुछ समथिंग ऐसा लिखकर, तो एज सच कोई भी लोकेशन नहीं आई थी। लेकिन फिलहाल हमारे एग्जाम पॉइंट से सिर्फ ये नाम याद रख लेना और कुछ नहीं, ये मारे गए हैं वगैरह वगैरह इस तरह की न्यूज हमारे एग्जाम में नहीं आती है। लोकेशन जरूर आ सकते हैं कि पूछ ले करेगुतालू हिल कहां पर स्थित है भाई, हाल ही में चर्चा में रहा हुआ करेगुतालू हिल कहां पर स्थित है, तो राइट आंसर विल बी छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पे यहां पर आपका स्थित है, जहां पर नक्सल्स को मारा गया। राइट, ओके, चलो आगे चलते हैं। अगला एक एग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट हुआ है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बीच में काफी अच्छा एग्रीमेंट हुआ है और ये एग्रीमेंट यहां पर नदी के पानी के इस्तेमाल के पर्पज से हुआ है। और मध्य प्रदेश इस तरह का एग्रीमेंट करने वाला यहां पर ये नहीं कहूंगा इस तरह का एग्रीमेंट, मध्य प्रदेश इस तरह के एग्रीमेंट, राइट वर्ड, मध्य प्रदेश इस तरह के एग्रीमेंट इससे पहले भी दो राज्यों के साथ किए हैं। ठीक है, इससे पहले भी इस तरह के एग्रीमेंट ये यहां पर राजस्थान के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ कर चुका है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के साथ, पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट राजस्थान के साथ। अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली आपने ये न्यूज मुझसे कवर की होगी। केन बेतवा लिंक जब ये न्यूज आई थी तब हमने पढ़ी थी, पार्वती कालीसिंध चंबल ये जब न्यूज आई थी तब हमने पढ़ी थी। तो ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट यहां पर ऑलरेडी एक यूपी के साथ और राजस्थान के साथ इसमें किया गया है। ये बेसिकली किस तरह का प्रोजेक्ट होता है? ये प्रोजेक्ट होता है यहां पर आपका, ये जो लिंक किए हैं ये तो लिंकेज प्रोजेक्ट है। इसमें क्या किया गया, इसमें यहां पर दो नदियां हैं, दो नहरें हैं, उनको आपस में जोड़ दिया गया, बीच में जो एरिया वो इरिगेटेड एरिया रहेगा, कुछ इस तरह का किया गया। और वैसा ही कुछ एग्रीमेंट अभी फिलहाल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में किया गया। मध्य प्रदेश की अगर लोकेशन देखोगे तो मध्य प्रदेश इज अ सेंट्रलाइज लोकेशन, उत्तर प्रदेश के साथ भी लग रहा है, राजस्थान के साथ भी लग रहा है, यहां पर नीचे आ जाएंगे तो महाराष्ट्र के साथ भी टच हो रहा है, छत्तीसगढ़ तो है ही। ठीक है, तो इस तरह की एक सेंट्रलाइज लोकेशन है जहां पर वो ऑलमोस्ट काफी राज्यों के साथ इसकी सीमा जो है लगती है। तो इसके अंदर जो नदियां बह रही हैं वो बहकर दूसरे राज्यों में भी जाती हैं या वहां से आ रही हैं, कुछ इस तरह का भी यहां पर सिस्टम होता है। तो यहां पर ये इसलिए इतने टाइअप्स कर पा रहा है। तो अनदर टाइअप जो कि मध्य प्रदेश ने किया है, लेकिन इस बार जो टाइअप हुआ है वो समथिंग लिंकेज प्रोजेक्ट नहीं है जिस तरह के ये थे, लेकिन एक है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट।
ये हम बात कर रहे हैं ताप्ती नदी के बारे में, जो कि यहां पर मध्य प्रदेश से शुरुआत होती है, बहकर वो महाराष्ट्र में जाती है और महाराष्ट्र से बहकर वो यहां पर आपका गुजरात से होते हुए अरेबियन सी में यहां पर गल्फ ऑफ खंबात जो है वहां पर जाकर अरेबियन सी में मिल जाती है। ठीक है, तो वो जो नदी है ताप्ती नदी, ये ताप्ती नदी आपकी जो हमारी नीचे वाली नदियां हैं, सदर्न साइड वाली नदियां हैं, उसमें यहां पर दूसरी सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी के बाद की। राइट, तो यहां पर आपका मध्य प्रदेश और एमपी मिलकर, यहां पर एमपी और महाराष्ट्र मिलकर इस नदी के पानी के बारे में यहां पर काम करेंगे, जो कि पानी का इस्तेमाल किया जाएगा ग्राउंड वाटर रिचार्ज इनिशिएटिव, मतलब नीचे जो पानी है निचले स्तर पर ताप्ती नदी के नीचे, वहां पर उस पानी को रिचार्ज, उस जगहों को यहां पर और ज्यादा पानी उसके लिए यहां पर क्या कहते हैं, नीचे पानी जो खत्म हो रहा है ना, सिंपल भाषा में बताओ, उसको यहां पर रिवाइव करना। तो 1,23,082 हेक्टेयर जो है एमपी के बुरहानपुर खांडवा डिस्ट्रिक्ट में यहां पर ये जगहें हैं, इनको कवर किया जाएगा। 2,34,706 हेक्टेयर महाराष्ट्र के जलगांव, अकोला, बुल्डाना, अमरावती डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा। इसकी कोस्टिंग 19,244 करोड़ यहां पर आने वाली है। तो ये तो फिगर फैक्ट्स हो गए, यहां पर लोकेशंस याद होती हैं, अच्छी बात है, नहीं होती तो कुछ कर नहीं सकते हैं, याद करने की कोशिश कर लीजिएगा, आ सकता है क्वेश्चन, ये फिगर भी पूछी जा सकती है और ये फिगर भी पूछी जा सकती है। अच्छा, 90% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें 90% जो है वो जो पैसा जो लगाना है उसमें 90% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। ठीक है, ताप्ती नदी जो है उसके बारे में यहां पर लिखा ही हुआ है, देखो मुल्ताई जो एमपी में है वहां से निकलती है, वेस्टवर्ड जाती है 724 किलोमीटर और जाकर यहां पर मिल जाती है। जो वेस्ट फ्लोइंग नदियां हैं उनमें से नर्मदा नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है और ये यहां पर आपका गिर जाती है कहां पर, गल्फ ऑफ खंबत, जो कि अरेबियन सी गुजरात में है। इसकी 14 ट्रिब्यूटरीज हैं एंड 10 ऑन द लेफ्ट बैंक एंड 4 ऑन द राइट बैंक। ये देखो शायद ये, हाँ यही है, मैप भी बना हुआ है। आई डोंट नो आपको कितना दिख रहा है मैप यहां पर। हाँ, राज्यों के बॉर्डर इतने ज्यादा आपको विजिबल नहीं होंगे, है ना, वो थोड़ा आप जब जूम करेंगे या फिर आपके जो पीडीएफ आएगी तब आपको राज्यों के बॉर्डर थोड़े विजिबल हो जाएंगे। आपको वैसे बता देता हूं, ये रहा महाराष्ट्र का बॉर्डर, यहां से ये ओरिजिन हो रही है मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से ये यहां पर एंटर हो गई यहां से महाराष्ट्र में, और ये महाराष्ट्र से ये बॉर्डर है आपका गुजरात का। ठीक है, और यहां से एंटर होगी ये गुजरात में। ठीक है, तो ये गुजरात में यहां पर आपका जाती है आपकी गल्फ ऑफ खंबात, जो कि यहां पर गुजरात में है। गुजरात का बॉर्डर ये नीचे तक जा रहा है, ये गुजरात का बॉर्डर ये नीचे तक जा रहा है। ठीक है, तो ये यहां पर आपका ये रहा बॉर्डर हमारा महाराष्ट्र का। ठीक है, आई होप सो अब क्लियर हो गया। ये जा रहा है यहां से, ये गई, ये अब यहां पर महाराष्ट्र में है और ये गुजरात में जाकर ये गल्फ ऑफ खंबाट है आपका, जो कि अरेबियन सी में है। ठीक है, ओके। गल्फ ऑफ खंबाट की एक बात बताऊं, थोड़ा सा अलग से बता रहा हूं। वैसे अभी जब मैं वापस आया था, आई वॉज कमिंग फ्रॉम यूएई टू इंडिया रिसेंटली, तो वैसे यूएई से जो भी विमान आते हैं वो पाकिस्तान एयर स्पेस से होकर आते हैं। ठीक है, पाकिस्तान ने एयर स्पेस अपना इंडियन फ्लाइट्स के लिए बंद कर रखा था, इंडियन एयरलाइंस के लिए, लेकिन जो फॉरेन एयरलाइंस है, जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है, उनके लिए वो जो था एयर स्पेस खुला हुआ था। जैसे नॉलेज की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। तो एयर स्पेस वो खुला हुआ था, तो जाते वक्त मेरी जो फ्लाइट थी वो एतिहाद एयरलाइंस की थी, जो कि एक फॉरेन कंपनी है, दूसरी देश की कंपनी है। तो उस वक्त मेरा फ्लाइट जो थी वो पाकिस्तान के एयर स्पेस से होकर गुजरा था, जबकि उस टाइम पे इंडियन एयरलाइंस के लिए वो एयर स्पेस क्लोज था, लेकिन गया था। ठीक है, तो वो कराची से ऊपर से होता हुआ वहां पर यूएई में अबू धाबी में लैंड किया था। वापसी आते वक्त मेरी फ्लाइट जो थी वो एमिरेट्स कंपनी की थी, लेकिन उस वक्त यहां पर एयर स्पेस तो ओपन हो गए थे, फ्लाइट चलनी शुरू हो गई थी, सीज वायर हो चुका था, लेकिन तब तक तो बंद ही थी फ्लाइट्स वैसे। लेकिन पाकिस्तान ने एयर स्पेस अलाउ भी कर दिया था, लेकिन स्टिल सेफर साइड के लिए क्या हुआ था कि हमारी जो फ्लाइट थी वो घूमकर आई थी। घूमकर कहां से आई थी, क्योंकि जब यहां पर हम बैठते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स में तो सामने स्क्रीन चल रही होती है, उसके ऊपर दिखता है मैप कि आपकी फ्लाइट कहां से जा रही है। तो क्या हुआ था, यहां पर यूएई से हमारी फ्लाइट, जो कि पहले ऊपर पाकिस्तान के रास्ते से यहां पर ऊपर से आती थी, यहां पर दिल्ली में इस जगह से यहां पर आती थी, जबकि इसको घूमकर आना पड़ा था। जो मैप दिखा रहा था वो बिल्कुल ऐसे दिखा रहा था, फ्लाइट यहां से ऐसे घूमते हुए
यहां पर एंटर किया और यहां से ये दिल्ली में पहुंची। इतना घूमकर फ्लाइट को जाना पड़ा। ये एक अनदर थिंग है जो कि दूसरे देश को यहां पर आपका खर्चा करवाने के लिए। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया तो उससे क्या होगा, उससे यहां पर जो इंडियन फ्लाइट्स हैं जो यहां पर यूएई जा रही हैं या किसी टर्की साइड जा रही हैं या यूरोपियन कंट्री में जा रही हैं, है ना, उनको जाना है, वो पाकिस्तान एयर स्पेस यूज करती थी आज तक, जबकि वो अब नहीं जा पाएंगी, वो घूमकर जा रही है। तो एक्स्ट्रा फ्यूल भी लगा, एक्स्ट्रा टाइम भी लगा। टाइम इज मनी, टाइम भी गया लोगों का। मेरी फ्लाइट 3.5 घंटे की थी जबकि वो फ्लाइट 4 घंटे बाद पहुंची। आधा घंटा डिले होगी वो फ्लाइट, आधा घंटा हमें एयर में रहे, फ्यूल ज्यादा लगा, कितना नुकसान हुआ एयर कंपनीज को हुआ, है ना। अब इंडिया की कंपनीज उनको कितना नुकसान हो रहा है। इसी तरह से इंडिया ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस बंद कर रखा, पाकिस्तान के विमान भी नहीं जा रहे। पाकिस्तान के विमान कहां से जा रहे हैं भाई साहब, वो घूमकर एलओसी के ऊपर से कहीं से निकलकर पीओके से होकर आपका और चाइना से घूमकर वो जा रहे हैं। अगर उसको थाईलैंड जाना है विमान को तो थाईलैंड पहले जाता था, यहां से सीधा मार के यहां पर चला गया, है ना, इस तरह से चला गया। अब वो भाई साहब जा रहा है ऊपर से घूमकर यहां पर आ रहा है कहीं पर, इस तरह से। तो कितना ज्यादा एक और तरीका है डिप्लोमेट खेलने का एक दूसरे देश के साथ। जिस तरह से इंडिया ने इंडस ट्रीटी को कैंसिल आउट किया, उसकी वजह से पाकिस्तान नुकसान हो रहा है, ट्रेड भी रेट कैंसिल है, उस तरह से ये भी एक तरीका है जिससे एयर स्पेस बंद कर दो एक दूसरे का, तो उनका फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा हो, कंपनी उनकी यहां पर खर्चा ज्यादा आए। अब वो कंपनी खर्चा क्या, अब जिन्होंने पहले फ्लाइट बुक करा ली तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने लेट फ्लाइट बुक कराई है अब फ्लाइट बुक करा रहेंगे उनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। कंपनी तो अल्टीमेटली कस्टमर से ही उठाएगी ना पैसा। मेरी तो पहले से फ्लाइट बुक थी तो मुझे ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज की डेट में आप करा के देखो, 2 महीने पहले के प्राइस आज की डेट के प्राइस का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उनको इधर यहां से घूमकर जाना पड़ रहा है, आधा घंटा घंटा लग रहा है, और पाकिस्तान एयर स्पेस को ऊपर से घूम के जाना पड़ रहा है चाइना से, जबकि वो सीधा यहां से निकलते थे। ठीक है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देने की कोशिश की, है ना। काफी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर लाइव सेशन में आप जो एक्स्ट्रा नॉलेज देते थे वो अब नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, मुझे एक तुम्हारी मेंटेलिटी की समझ नहीं आ रही। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि रिकॉर्डिंग सेशन में वो इंफॉर्मेशन, वो सेंस नहीं बनेगा, वो सब चीजें फील नहीं आएगा, ऐसा क्यों है। मुझे ये चीज, जो नॉलेज, जो चीज मुझे देनी है वो तो मैं दूंगा ही दूंगा ना। आप कमेंट करते थे उसके बेस पर मैं कभी कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताता, तो जो मुझे पता है, जो मुझे बताना है वो तो मैं वैसे ही बताऊंगा। फिर लाइव हो रिकॉर्डिंग उसमें क्या फर्क पड़ेगा। अब मैंने ये फैक्टर, अगर मैं लाइव होता तब भी बताता, लाइव नहीं बढ़ा रहा, रिकॉर्डिंग बढ़ा रहा, तब भी मैंने एक्स्ट्रा तुम्हें बता दिया, है ना। ठीक है, और इस तरह की चीजों को कभी अननेसेसरी मत माना करो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। आप में से काफी स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि यार सर ये क्या बता रहे हो, ये अननेसेसरी, इधर की बात उधर कर रहे हो, हमारी तो न्यूज थी बस, ठीक है खत्म कर देते बात, ऐसी क्लास लंबी चल रही है। बेटा नॉलेज दी गई और नॉलेज ली गई ना, कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे काम आती है, और वो आपको भी नहीं पता, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद या 4 साल बाद आपके वो चीज काम आ जाए। यू नेवर नो एनीथिंग। तो नॉलेज वाली चीज, किसी भी चीज को जब वो एक टीचर बोल रहा है उस चीज को कभी फालतू मत बोल। हाँ, कोई मैं बकवास ऐसी फालतू इधर उधर की कोई कहानी बता रहा हूं, लव स्टोरी बता रहा हूं, दैट इज टोटली बकवास। लेकिन इस तरह की चीज को कभी भी गलत वे में लेकर ना अपने माइंड में मत सेट करो कि यार क्या ही बता रहे हैं सर, क्यों अपने यूए की चीज बता रहे हैं। मैं खुद वहां पर ऑब्जर्व कर रहा था। अब ये चीज मैंने ऑब्जर्व क्यों करी, आई वॉज लुकिंग एट द मैप कंटिन्यूसली, मुझे देखना था कि कहां से जा रहा है। आई वॉज क्यूरियस, मैंने क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर उस चीज की। अब आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है तो ठीक है, कई लोग सो रहे तो उनको मतलब ही नहीं है कि भाई साहब घूम के जा रहे तो जा रहे, जहां मर्जी जा, हमें क्या लेना देना। लेकिन बीइंग एस्पिरेंट, बीइंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट, आपको इन सब चीजों की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन कभी ना कभी, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं तो किसी के साथ जब बातचीत करते हो तब इन सब चीजों का फायदा हो जाता है, या फिर इंटरव्यू में इस तरह का फायदा हो जाता है। सॉरी अगर फिर भी आपको लगा कि मैंने थोड़ा लंबा कर दिया, सॉरी फॉर दैट। आपको अगर इस चीज को अननेसेसरी लग रहा है तो फिर आई कांट डू एनीथिंग, खैर, है ना, क्योंकि आपके अंदर फिर वो क्यूरियोसिटी खत्म हो चुकी है। आपको सिर्फ एग्जाम ही क्रैक करना है, और उसमें भी कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, फिर उसमें फंस जाते हो। खैर, अगली न्यूज पे चलते हैं। इंडिया का HLL लाइफ केयर लिमिटेड ने साइन किया एग्रीमेंट विद द मालदीव्स के एसटीओ के साथ। तो मालदीव्स के एसटीओ क्या है मालदीव्स का एसटीओ, दैट इज स्टेट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहां पर जो कि मालदीव्स का है, इसने HL लाइफ केयर लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट के तहत क्या होगा, इस एग्रीमेंट के तहत यहां पर आपका मालदीव्स को दिया जाएगा क्या, मालदीव्स को यहां पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत
दवाइयां जो है वो दी जाएंगी। ये जो वहां का इंस्टीट्यूशन है मालदीव्स का, ये इंपोर्ट करता है चीजों को, ये इंपोर्ट करता है चीजों को, इंपोर्ट करता है गुड्स को, एसेंशियल गुड्स को, लाइक द वन ऑफ द एसेंशियल गुड इज द मेडिसिन, उनको इंपोर्ट करता है। तो इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया ने यहां पर प्रॉमिस किया मालदीव्स को सपोर्ट करने का। उनको कहा है जो एसेंशियल मेडिसिन है वो HLL लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी के थ्रू हम आपको सप्लाई करेंगे, और ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत होगा। ये परियोजना, ये स्कीम यहां पर भारतीय सरकार के द्वारा सन 2008 में लॉन्च की गई थी। इसके थ्रू यहां पर आपको सस्ती दवाइयां मिलती है, जिनको हम जेनरिक मेडिसिन बोलते हैं ना, कि आपको सेम सॉल्ट की एक मेडिसिन, सस्ती मेडिसिन आपको मिलती है। तो दैट इज जेनरिक मेडिसिन, मतलब वही कंपनी की, प्रीमियम कंपनी के लेने जाओ तो 100 रुपए मिलेगी, मार्केट में वही चीज जेनरिक मेडिसिन सेम सॉल्ट की आपको सस्ती दर पर 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए में मिल जाती है वो, ठीक है। तो ऐसी जेनरिक मेडिसिन को यहां पर प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जनरल पब्लिक में। तो वही डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर मालदीव्स के साथ भी होगा HLL लाइफ केयर लिमिटेड नाम की कंपनी के थ्रू। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इनके द्वारा यहां पर इसको रन किया जा रहा है, इस प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना को। फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। इसके तहत क्वालिटी मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइस इवन 50 to 80% लेस देन द ब्रांडेड मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल होती है, पब्लिक को अवेलेबल कराई जाती है। उनके आउटलेट प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के माध्यम से। जन औषधि दिवस भी ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर ऑन 7 मार्च को, ठीक है। तो मालदीव्स को सस्ती दवाइयां दी जाएंगी इस योजना के तहत, वहां की कंपनी को दी जाएंगी, स्टेट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को दी जाएगी, HLL लाइफ केयर लिमिटेड के द्वारा आपकी जेनरिक मेडिसिन वहां के जनरल पब्लिक को पहुंचाने के पर्पस से। DST एंड DRDO इंस्टीट्यूशन ने हाथ मिलाया टू स्ट्रेंथन द ग्राउंड बेस्ड स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। तो यहां पर आपका स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगी न्यूज, लेकिन मैं सिंपल कर देता हूं इस न्यूज को पहले ही। इस न्यूज की सिंपल हेडलाइन याद रख लो बस। DST दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया है DRDO के साथ टू यूटिलाइज द ऑब्जर्वेशन फैसिलिटीज एट द आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस एरिस एंड इट्स साइंटिफिक एक्सपर्टीज इन एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस टू स्ट्रेंथन इंडियाज कैपेबिलिटी इन ग्राउंड बेस्ड स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। तो यहां पर जो एरिस है, एरिस का पूरा नाम क्या है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्वेशन, स्पेस को ऑब्जर्व करना, टेलीस्कोप है ना, ऑब्जर्वेटरी जो डेक बना हुआ है, तो उसको इस्तेमाल किया जाएगा यहां पर किसके द्वारा? डिपार्टमेंट साइंस और DRDO ने मिलकर इसका एक एग्रीमेंट किया है, ताकि जो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस है, स्पेस के बारे में अवेयरनेस है, वो क्रिएट की जा सके। तो ये एग्रीमेंट हुआ टू यूटिलाइज दिस ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटी। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस में ये ऑब्जर्वेटरी है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये MOU साइन किया गया एरिस नैनीताल में, जहां पर ये ऑब्जर्वेटरी है, एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ DST और इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि DRDO की लैब है। तो DRDO की लैब और DST का यहां पर इंस्टीट्यूशन एरिस जो है, इन दोनों के बीच में टाई अप हुआ है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टाई अप तो यहां पर DRDO और DST के बीच में हुआ है, लेकिन डायरेक्ट टाई अप कहूंगा तो एरिस जो नैनीताल का इंस्टीट्यूशन है, और दूसरा क्या है जो IRDE जो है DRDO के लैब है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है स्पेस को एक्सप्लोर करने के पर्पस से। नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट किया है विद द IREL लिमिटेड के साथ, जिसको हम इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड यहां पर कहते हैं। ज्वाइंटली एक्सप्लोर एंड डेवलप अपॉर्चुनिटीज इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट सेक्टर। तो क्रिटिकल मिनरल एंड रेयर अर्थ एलिमेंट सेक्टर में यहां पर आपका नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यहां पर एक एग्रीमेंट किया IREL के साथ। IREL के साथ यहां पर एक एग्रीमेंट किया है नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों कंपनीज कोलैबोरेट करेंगी किसमें? क्रिटिकल मिनरल को यहां पर एक्सकवेट करने में, माइनिंग करने में, वगैरह वगैरह। सिंपल सी न्यूज है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेवली लिग्नाइट ने किसके साथ एग्रीमेंट किया? IREL के साथ। क्रिटिकल मिनरल्स को माइनिंग करने में, एक्सकवेट करने में, उनको लॉजिस्टिक, उनको रिफाइन करने में, इस तरह का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इन दोनों के बीच में, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन एंड द IREL के बीच में। इंडिया का अदानी ग्रुप एंड भूटान का DGPC ने साइन किया एग्रीमेंट टू डेवलप द 5000 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन भूटान। तो यहां पर अदानी ग्रुप एंड ड्रक ग्रीन
पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दैट इज दी डीजीपीसी। डीजीपीसी एंड अदानी ग्रुप के बीच में यहां पर एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत भूटान में 5000 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो रन किए जाएंगे। अदानी ग्रुप ऑलरेडी वहां पर कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स रन कर रहा है, ऑलरेडी इनके वहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप चल ही रही है इन दोनों के बीच में, जिसके तहत वांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि यहां पर 570 मेगावाट से लेकर 900 मेगावाट वहां पर कैपेसिटी का ऑलरेडी है। अब और पावर प्रोजेक्ट्स के और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का टाई अप यहां पर हुआ। इसके अलावा ये तो है ही है, इसके अलावा और अदानी ग्रुप और ड्रक के बीच में यहां पर एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके तहत यहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान में और लगाए जाएंगे और वो 5000 मेगावाट तक के रहने वाले हैं। डीजीपीसी का 51% रहेगा, अदानी का इसमें 49% स्टेक रहेगा। भूटान का रिन्यूएबल एनर्जी का रोड मैप ये कहता है कि दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस 20,000 मेगावाट ऑफ आरई कैपेसिटी 2040 तक ये 20,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो क्रिएट कर देंगे। तो ये चीज यहां पर देखने को मिली है। फिलहाल ऑलरेडी ये चल रहा है 570 मेगावाट से 900 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अदानी और डीजीपीसी के बीच में। अब अनदर एक और एग्रीमेंट डीजीपीसी और अदानी ग्रुप के बीच में जिसके तहत ये कैपेसिटी को और बढ़ाया जाएगा, 5000 मेगावाट तक जाए जाएगी, बिजली को प्रोड्यूस किया जाएगा और प्रोजेक्ट्स वहां पर लगाए जाएंगे। ये एक और टारगेट, इसके बियॉन्ड एक टारगेट है भूटान का और वो टारगेट है कि हम 2040 तक हम 20,000 मेगावाट की हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें 5000 मेगावाट तो प्रोड्यूस करने में अदानी ग्रुप ही उनकी मदद कर रहा है। अगली एक न्यूज आई है कॉन्फ्रेंस से संबंधित। ये कॉन्फ्रेंस यहां पर श्रीलंका ने यहां पर ऑर्गेनाइज की, श्रीलंका ने होस्ट की फोर्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस यहां पर आपकी आयोजित की। रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम राइम्स का पूरा नाम याद रख लेना, दैट इज द रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम विद द सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक के साथ और लंदन बेस्ड फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस जो कि कोलंबो में है। ठीक है, नहीं सॉरी, कोलंबो में ऑर्गेनाइज हुआ ये राइम्स मीटिंग और किसने की? ये की वर्ल्ड बैंक ने और लंदन में बेस्ड आपका एफसीडीओ। तो वर्ल्ड बैंक और एफसीडीओ ने मिलकर यहां पर कोलंबो श्रीलंका में फोर्थ एडिशन ऑफ द राइम्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया। राइम्स कॉन्फ्रेंस का पूरा नाम क्या? राइम्स का रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसी से आपको इसका मतलब समझ में आ रहा होगा। मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, हम बात करें नेचुरल डिजास्टर की। नेचुरल डिजास्टर को यहां पर आपका पहले ही डिटेक्ट कर लेना, इस तरह का यहां पर एक टीम बिल्डअप, एक टाइअप यहां पर देशों के बीच में किया गया है, जिससे ऐसे सिस्टम बनाए जिससे ये देश जो है ऑलरेडी पहले से इनको पता चले कि किस तरह का नेचुरल डिजास्टर, कोई सुनामी आ रहा है, कुछ आ रहा है वगैरह वगैरह, वो चीजें आ रही हैं। तो इसी से मुतल्लक यहां पर राइम्स जो है कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग की कोलंबो में आयोजित हुई। इस बार की जो थीम थी वो थी एक्शनेबल अर्ली वार्निंग्स एंड क्लाइमेट सर्विसेज फॉर ऑल। एंड राइम्स को 2009 में बनाया गया था, जिसमें इसके 22 टोटल 62 मेंबर नेशंस हैं, 22 मेंबर नेशंस और इसके मेंबर है 40 कोलैबोरेटिंग नेशंस हैं। ठीक है, तो यहां पर 40 इसके कोलैबोरेशन वाले नेशन है, 22 मेंबर हैं, टोटल 62 मेंबर नेशन हो गए, 40 + 22 62। राइम्स सपोर्ट करती है एक दूसरे को, जिसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम मैंने आपको बताया, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग दी जाएगी, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन किस तरह से किया जा सकता है। ये राइम्स का एक बेसिक उद्देश्य है, इन 62 मेंबर नेशंस का एक उद्देश्य है। पहली मीटिंग 2012 में दिल्ली में ही हुई थी, तीसरी मीटिंग उसके बाद 2017 में हुई थी और अब जाकर यहां पर चौथी मीटिंग आयोजित हो रही है काफी सालों बाद। तो पपाया न्यू गिनी में तीसरी हुई थी, सबसे पहले दिल्ली में हुई थी, अब जाके चौथी कोलंबो श्रीलंका में राइम्स की मीटिंग है। राइम्स का पूरा नाम याद रख लेना, नंबर ऑफ मेंबर नेशंस याद रख लेना, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है स्टैटिक फॉर्म में, और मैंने पर्पस आपको बता दिया। बाकी कुछ खास नहीं है, बाकी कुछ यही है कि इस बार की वर्ल्ड बैंक एफसीडीओ ने की है, कोलंबो श्रीलंका में हुई है, बस इतना, और कुछ इसमें खास पढ़ने वाला है नहीं, एक थीम है इसकी। ठीक है, तो ये हुआ आपका राइम्स मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बारे में। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकंड रुको। ओके, अगली न्यूज पे एक कॉन्फ्रेंस है, भारत 6G 2025 थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, जो चंद्रशेखर पेमासानी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन रूरल डेवलपमेंट है, इन्होंने यहां पर हाल ही में भारत 6G
2025 की थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन यहां पर एड्रेस किया न्यू दिल्ली में। देखो ये भी न्यूज में इतना कुछ खास नहीं है, इस न्यूज में सिंपल और सिंपल लोकेशन याद रखनी है और कुछ नहीं। भारत 6G 2025 थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन कहां पर हुई थी? न्यू दिल्ली में थी। बस किसने की, कौन था, कोई नीड नहीं है, सिंपल सिंपल यहां पर याद रख लो और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। नीचे एक प्लान भी दे रखा है कि 6G टेक्नोलॉजी कब तक इंप्लीमेंट होनी है? 2030 तक इंप्लीमेंट होनी है। बस तो न्यू दिल्ली में भारत 6G 2025 थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन न्यू दिल्ली में होनी है। 6G टेक्नोलॉजी बाय 2030 तक यहां पर होना है। बस खत्म बात। हाँ ओके, नेक्स्ट न्यूज आई है CWRDM। थोड़ी न्यूज ज्यादा है ना, तो पेशेंस रखना है ना। सोच रहे हो सर न्यूज खत्म क्यों नहीं हो रही है? आज ज्यादा है, ठीक है, देख लेते हैं कितनी है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 खबरें हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। CWRDM वाटर हेरिटेज म्यूजियम एडेड टू वामू नेट लिस्ट। ओके, तो दैट इज सेंटर फॉर वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, कोझिकोडे केरला में है ये। इसको यहां पर आपका वर्ल्ड हेरिटेज म्यूजियम, अच्छा वर्ल्ड हेरिटेज म्यूजियम ऑपरेटेड बाय CWRDM कोझिकोडे केरला में, इसको शामिल किया गया ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वाटर म्यूजियम में। ग्लोबल नेटवर्क फॉर वाटर म्यूजियम में इसको शामिल किया गया है। जी क्या है इसमें? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ वाटर म्यूजियम के लिस्ट में शामिल किया गया है इस इंस्टीट्यूशन को। यहां पर वाटर हेरिटेज म्यूजियम इज द थर्ड इन द इंडिया टू बी एडेड टू द लिस्ट आफ्टर जल वाटर म्यूजियम। तो ये वाटर हेरिटेज म्यूजियम जो है ये तीसरा इंस्टीट्यूशन है जिसको इस लिस्ट में शामिल किया गया। पहला जल वाटर म्यूजियम उदयपुर में है और लिविंग वाटर म्यूजियम पुणे में है। ये दोनों पहले ही ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं इस लिस्ट में। अब एक और तीसरा वर्ल्ड हेरिटेज म्यूजियम जो कोझिकोडे केरला में है उसको शामिल किया गया है। वामू नेट एक इनिशिएटिव है यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम का, जो कि रिकॉग्नाइज करता है इंटरनेशनल पर म्यूजियम और इंस्टीट्यूशंस को दो की पानी को बचाने में मदद करते हैं, ठीक है। जो हेरिटेज साइट्स पानी को बचाने में मदद करते हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है ग्लोबल लेवल पर, ठीक है। वामू नेट है ना, वामू नेट ग्लोबल नेटवर्क वाटर म्यूजियम, इसके अंदर शामिल किया गया वामू नेट को वाटर हेरिटेज म्यूजियम, ये तीसरा बना है। ये याद रख लेना, उदयपुर का जल वाटर म्यूजियम, पुणे का लिविंग वाटर म्यूजियम, ये दोनों याद रख लेना। और अब ये तीसरा नाम इसी लिस्ट में शामिल हुआ है और ये एक पर्पस है इसका, यूनेस्को की एक हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम है जो इनको रिकॉग्नाइज करता है। भुवन रिभू को चुना गया है आपका WGA मेडल ऑफ ऑनर पुरस्कार के लिए। तो पहले इंडियन लॉयर बने हैं जिनको इस रिकॉग्निशन मिला है मेडल ऑफ ऑनर बाय द वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन। भुवन रिभू बेसिकली चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हरासमेंट उसके लिए काफी ज्यादा काम करते हुए देखे गए, मतलब पिछले सालों में इन्होंने काम किया इससे मुतल्लक। और फिलहाल भुवन रिभू को उन्हीं के द्वारा काम किया गया जो ह्यूमन राइट्स के लिए, जस्टिस के लिए यहां पर इन्होंने काम किया, उसी के लिए चुने गए हैं मेडल ऑफ ऑनर बाय द वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन के लिए। भुवन रिभू को पहले इंडियन लॉयर बने हैं जिनको ये रिकॉग्निशन मिला है। ही वाज अवॉर्डेड दिस ऑनर ड्यूरिंग द वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 हेल्ड इन द डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है। तो ये यहां पर आपका वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 डोमिनिकन रिपब्लिक में हुई है, उसके लिए इसको अवार्ड दिया गया है। WLC ऑर्गेनाइज्ड बाय द WLF इज अ ग्लोबल इवेंट जो कि एवरी 2 साल बाद होता है बाय द वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन, जहां पर 2000 लीगल और ग्लोबल लीडर्स यहां पर जजेस, लॉयर्स, एकेडमिस्ट, ऑफिशियल्स यहां पर एक साथ आते हैं और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक्स लाइक द ह्यूमन राइट, जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ, ये सब डिस्कस करते हैं। और उन्हीं के तहत यहां पर इनको मेडल ऑफ ऑनर बाय द वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा भुवन रिभू को यहां पर दिया गया है। चाइनीज रिसर्चर्स डेवलप फर्स्ट एवर एशियन राइस पेनगेनोम। ओके, सो यहां पर चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस ने लॉन्च किया है पहला एवर पेनगेनोम ऑफ एशियन कल्टीवेटेड राइस। एशियन कल्टीवेटेड राइस का कोई एक पर्टिकुलर पैन जीनोम, सॉरी मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन कर लेता, दिस इज अ पैन जीनोम। तो एशिया का एक नया टाइप कोई राइस का इन्होंने बनाया है, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस ने इसको बनाया है। और ये यहां पर आपका 144 वाइल्ड एंड कल्टीवेटेड राइस वेराइटीज अक्रॉस एशिया में से यहां पर उनको में से कुछ डिकोड किया इन्होंने जीनोम्स को, उसमें से एक नई वैरायटी चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस ने निकाल दी। पहली बार ऐसा कुछ टाइप ऑफ राइस डिजाइन किया गया है। आइकर ने भी 2 ऐसे जीनोम एडिटेड राइस वेरिएंट्स दैट इज सांबा मशूरी एंड MTO 1010 यहां पर बनाया है, जो कि यहां पर अंडर टेस्टिंग है, इस तरह के जो कि हाई यील्ड देते हैं, इस तरह के बनाए हैं। और उससे पहले चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस ने भी एक नई वैरायटी ऑफ
राइस जो निकाल दी है उसका नाम तो ये रहा ओरिजा सैटिवा, है ना, समथिंग समथिंग। तो पहला इस तरह का कोई पैन जीनोम ऑफ एशियन कल्टिवेटेड राइस यहां पर इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, इंडिया के नाम भी याद रख लेना, सांबा और एमटीयू, बस इतना ही याद रख लो, सांबा और एमटीयू बस। आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 2 शंघाई में हाल ही में हुआ, जिसमें इंडिया की तरफ से 2 गोल्ड मेडल यहां पर जीते। टोटल इंडिया ने 7 मेडल जीते। नंबर 1 पे साउथ कोरिया रहा आपका। ये है स्टेज 2। ये आर्चरी जो वर्ल्ड कप होता है ये कुछ स्टेजेस में होता है, जिसमें से जो स्टेज 1 थी वो ऑलरेडी फ्लोरिडा में यूएसए में हो चुका था। इंडिया ने इसमें 1 गोल्ड मेडल जीता था। स्टेज 2 है जो अभी शंघाई में हुआ, इंडिया सेकंड पोजीशन में 2 गोल्ड मेडल के साथ रहा। और इसके बाद जो है वो टर्की में आयोजित होगा, स्टेज 4 मैड्रिड स्पेन में होगा। और जब स्टेज 4 स्टेज हो जाएंगे उसके बाद वर्ल्ड कप फाइनल जो है वो नैनजिंग चाइना में ही इसी साल हो जाएगा। तो ये एक पूरा फॉर्मेट रहता है स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 का, फिर वर्ल्ड कप फाइनल होता है। इंडिया ने पहले स्टेज में 1 मेडल गोल्ड मेडल जीता था और दूसरे स्टेज में 2 गोल्ड मेडल। दूसरे में माधुरा दमन गांवकर जिन्होंने गोल्ड मेडल वीमेंस इंडिविजुअल कंपाउंड इवेंट में जीता, और इसके अलावा एक टीम इवेंट में भी यहां पर इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता, जिसमें ओजस, अभिषेक एंड दी ऋषभ यादव शामिल थे। ठीक है, ओके। तो ये यहां पर आपका एक आर्चरी वर्ल्ड कप से संबंधित एक खबर आती हुई। ठीक है, अगली 2 न्यूज है आपकी ओबिचुरी की है, आप खुद से पढ़ लेना, कुछ खास इसमें है नहीं। सिंपल आप नाम याद रखेंगे, प्रोफेशन याद रखेंगे उस पर्सन का, और इनको कोई अवार्ड अगर दिया गया है तो उसका ईयर याद रखेंगे। ओबिचुरी में यहां पर ये वाली चीजें ही पूछी जाती हैं, नाम, उनका प्रोफेशन, उनको कोई अवार्ड दिया गया, ईयर, और उनका यहां पर आपका कोई पोस्ट है तो। ठीक है, ये भी वैसे ही है, एक फुटबॉलर थे आपके दोस्त मोहम्मद खान अफजल, दैट इज डीएम के अफजल, इनका निधन हो गया। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूं आज का सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई होप सो कि आप मेरे कहने पर इस मॉक टेस्ट को जरूर परचेज कर लेंगे। जो भी नया स्टूडेंट है जिसको नहीं पता हमारे लर्निंग थी मॉक के बारे में, जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, बेझिझक कॉन्फिडेंटली इस मॉक को खरीद लीजिए। आपको कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मॉक टेस्ट इतने ज्यादा आपको मिल जाएंगे, पिछले साल के भी इस साल के भी लग रहे हैं। इस बार आरआरबी के मॉक टेस्ट ऑलरेडी हमने लगाने शुरू कर दिए हैं, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। अब लगाइए, प्री मेन सेक्शनल सब तरह के मॉक टेस्ट हर एक एग्जाम के अवेलेबल के लिए दिए गए हैं। 111 इज नॉट दैट मच प्राइस जो बहुत बड़ी कंपनी चार्ज करती हैं, उस लेवल के मॉक टेस्ट आपको दिए जाते हैं। लेकिन प्राइस देखकर ये मत सोचना कि बेकार होंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत क्वालिटी वाले अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट है। डिस्क्रिप्शन लिंक जाकर परचेज कर लेना। जिसने नहीं परचेज किया ऑफर 2-3 दिन के लिए रहेगा, ज्यादा दिन के लिए नहीं रहेगा। हो सकता है पहले ही हो जाए, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड नंबर होता है मॉक टेस्ट का कोड के ऊपर, तो वो लिमिटेड नंबर जल्दी खत्म ना हो जाए, इसलिए एज सुन एज पॉसिबल परचेज करके तैयारी शुरू करो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।